अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर प्रोफेसर शहबाज। स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 के कंप्लीट होने के बाद अब जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक वो 9th चैप्टर है कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस के मुताबिक हमेशा हम फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी पढ़ते हैं। सो आज के इस लेक्चर में आपको चैप्टर 9 यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको चैप्टर का बेसिक फ्रेमवर्क और चैप्टर की कनेक्टिविटी के बारे में बताया जाता है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहें और ड्यूरिंग लेक्चर्स आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आ सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग चैप्टर 8 को कंप्लीट कर चुके हैं तो आज हम चैप्टर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। हमेशा की तरह फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी होता है तो आज हम चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग ये जान रखें कि चैप्टर का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं हम उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब बेंजीन उनमें से एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन की क्लास में से बेंजीन एक ऐसा केमिकल है जो हक्कल रूल को फॉलो करता है। सो बेंजीन भी किस क्लास ऑफ कंपाउंड में आएगा? एरोमेटिक। यानी कि एरोमेटिक क्लास ऑफ कंपाउंड एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसका एक छोटा सा पार्ट है बेंजीन। सो आपने ये नहीं समझना कि बेंजीन से डेरिवेटिव कंपाउंड्स को एरोमेटिक बोलते हैं। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी होंगे जो बेंजीन के रेलेवेंट नहीं होंगे, यानी बेंजीन जैसी उनकी स्ट्रक्चर नहीं होगी, बट वो फिर भी एरोमेटिक होंगे। सो माजरत के साथ हमारे सिलेबस में ना हक्कल रूल बताया ही नहीं गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर को बाकायदा शुरू करने से पहले यानी आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेने के बाद हम हक्कल रूल को ना डिटेल से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हक्कल रूल का जिक्र मैंने चैप्टर 7 में भी किया था जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा रहा था। सो आज के लेक्चर में तो जनरल इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हक्कल रूल को शुरू करेंगे, उसके बाद ही चैप्टर का बाकायदा आगाज किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 में आपको सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करके दिखाया जाएगा। बेसिकली इसकी दो ही क्लासेस हैं, मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक से मुराद ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो सिंगल रिंग पे मुश्तमिल होते हैं उन्हें मोनोसाइक्लिक बोलते हैं। आपको ना साथ स्क्रीन पे एग्जांपल्स भी नजर आ रही हैं मोनोसाइक्लिक की। इस तरह स्टूडेंट्स, पॉलीसाइक्लिक ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं जो एक से ज्यादा रिंग पे मुश्तमिल होते हैं। अब ये जो रिंग है ना, ये 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और आगे से ये फ्यूज्ड या आइसोलेटेड फॉर्म में भी हो सकती हैं। स्टूडेंट, ये जो आइसोलेटेड का वर्ड है ना, इसका मतलब है अलहदा, यानी रिंग अगर अलहदा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड नजर आ रहे हैं जिनमें रिंग्स अलहदा हैं बट वो अटैच हैं एक दूसरे के साथ, आइसोलेटेड फॉर्म में है वो। और बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिनमें रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम उस फॉर्म को फ्यूज्ड रिंग फॉर्म बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर डिस्कस किया जाएगा, यानी नेमिंग सिस्टम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। अब हमारे सिलेबस में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से पॉलीसाइक्लिक का नोमेनक्लेचर डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ मोनोसाइक्लिक का, और वो भी बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स को ही डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, चैप्टर बेसिकली बेंजीन के ऊपर है लेकिन नाम उसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रखती है। अब हम बेंजीन को जैसे ही शुरू करेंगे पढ़ना, यानी नोमेनक्लेचर के बाद बेंजीन को बाकायदा उसकी जो है ना उसकी डिटेल सारी आगे बताई जाएगी। यानी कि आप यूं समझ लें कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बेंजीन तो उसका एक छोटा सा एक मॉलिक्यूल है। तो नाम तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रखा है चैप्टर का, लेकिन पढ़ा हमें सिर्फ बेंजीन ही रहे इस चैप्टर में। उसकी वजह भी बुनियादी यही है कि भी बेसिक्स हैं। बेसिक्स पढ़ने के बाद हायर क्लासेस में आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को डिटेल से पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले है जी डिस्कवरी। बेंजीन को ना कोल तार में से, चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू कोल तार को कैसे अलग करते हैं ये बताया था। अब कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसमें से हम बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेंजीन इज वन ऑफ देम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कोल तार में से ड्राइव हुआ था और इसको माइकल फैराडे और हॉफमैन ने रेलेवेंट टाइम ड्यूरेशन में, यानी कि माइकल फैराडे ने 1825 एंड हॉफमैन ने इन 1846 में इसको डिस्कवर किया था।
सो स्टूडेंट्स, बेंजीन की डिस्कवरी के बाद आगे चलेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर समझना हो, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझना हो, तो सबसे पहले फार्मूला ड्राइव किया जाता है। सो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो है C6H6। स्टूडेंट, C6H6 का अब स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, और स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमें जो टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है वो एक्सरे टेक्निक है। जिस दौर में बेंजीन का फार्मूला ड्राइव किया गया, उस दौर में एक्सरे एनालिसिस का ऑपरेटर अभी बना ही नहीं था। सो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि बेंजीन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना। सो लोगों ने अपनी समझ के मुताबिक हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बेंजीन को स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के थ्रू बनाया। आपको ना मेरी स्क्रीन पे ना बेंजीन के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, जो कि आज के दौर में रूल्ड आउट हो चुके हैं, गलत साबित हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चरल फार्मूला तक का सफ़र पढ़ाया जाएगा। फिर वो कैसे रूल्ड आउट हुए, यानी उनको कैसे गलत साबित किया गया, वो भी बताया जाएगा। फिर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को गलत साबित करने के बाद कैक्यूल ने रेगुलर हेक्सागोनल, यानी बेंजीन की शेप आपको पता है वो रेगुलर हेक्सागोनल होती है। अब रेगुलर हेक्सागोनल का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 6 कॉर्नर जोन है, हम हेक्सागोनल रेगुलर पैटर्न बोलते हैं। सो बेंजीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स की बजाय साइक्लिक हेक्सागोनल, यानी आपको मेरी ना स्क्रीन पे कैक्यूल का प्रपोज्ड करदा स्ट्रक्चर और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल्ड आउट करने के बाद जो स्ट्रक्चर है ना कैक्यूल का, वो नजर आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, उस दौर में जिस दौर में कैक्यूल ने स्ट्रक्चर को प्रपोज किया, एक्सरेज स्टडीज भी आ चुकी थी। सो एक्सरे स्टडीज ने भी ये साबित किया कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स गलत हैं, कैक्यूल का स्ट्रक्चर ठीक है। सो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कोई 30 से 40 साल का अरसा लोगों का इसी कश्मकश में निकल गया, या इसी कश्मकश में टाइम वेस्ट हुआ कि कैक्यूल के पहले जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर थी वो रूल्ड आउट नहीं हो रही थी। तो 40 इयर्स लगे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को रूल्ड आउट करने में और कैक्यूल के स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करने में। स्टूडेंट्स, एक्सरे स्टडीज के बाद ये तो साबित हो गया कि कैक्यूल का जो हेक्सागोनल बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो ठीक है, लेकिन स्टिल बहुत सारी ऑब्जेक्शंस थी कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स में। सो आपको एक्सरे स्टडीज के बाद कैक्यूल के स्ट्रक्चर में आने वाली ऑब्जेक्शंस भी पढ़ाई जाएंगी कि कौन कौन सी ऑब्जेक्शंस थी जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर में फिर आ गई। स्टूडेंट्स, कैक्यूल के स्ट्रक्चर में जब ऑब्जेक्शंस आई तो फिर उन ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए एक थ्योरी पेश की गई जिसका नाम है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के आने से बेंजीन का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर था जब वो बनाया गया तो कैक्यूल के स्ट्रक्चर में आने वाले जो ऑब्जेक्शन थे ना वो खत्म हो गए थे फिर। सो ये भी पढ़ाया जाएगा आपको। और इस स्ट्रक्चर के बाइस बेंजीन मॉलिक्यूल में किस तरह से स्टेबिलिटी आती है वो भी आपके साथ डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बेंजीन को डिस्कवर किया, उसके स्ट्रक्चर को फाइनलाइज किया और उसकी स्टेबिलिटी, यानी कि कुछ खास चीज़ें थी बेंजीन के अंदर जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स में नहीं होती, वो हमने फाइनलाइज की। उनके पीछे क्या लॉजिक्स थी वो सारी हमने यहाँ तक पढ़नी है। इंशाल्लाह हम यहाँ तक इसको डिटेल से देखेंगे। जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा तो फिर बाकायदा अब टॉपिक स्टार्ट होगा प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट, ये जो रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस मेथड है ना, ये दोनों पॉइंट्स लिंक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के साथ ही। यानी टॉपिक में जब आपको स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन पढ़ाया जाएगा ना तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है यहाँ बताया जाएगा, रेजोनेंस मेथड भी इसके साथ लिंक किया जाएगा। सो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा, यानी बेंजीन को तैयार करने का तरीकाकार। स्टूडेंट्स, इसके 5 मेथड हैं बेंजीन को तैयार करने के। सबसे पहले है जी डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लोहेक्सेन को उसकी आप डी हाइड्रोजिनेशन करोगे, आपके पास बेंजीन तैयार होगा। डिटेल हम रेलेवेंट टॉपिक में पढ़ेंगे जी। सेकंड जो प्रिपरेटिव मेथड है वो है जी एसीटाइलिन। स्टूडेंट्स, ये वो मेथड है जो आपने चैप्टर 8 में भी पढ़ा है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटाइलिन यानी अल्काइन के नाम से जी। स्टूडेंट, थर्ड मेथड इज फ्रॉम अल्केन एरोमेटाइजेशन। स्टूडेंट्स, इसका जिक्र मैंने चैप्टर नंबर 7 में किया था जब मैं आपको नॉकिंग
एंड रिफॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। जी स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी मेथड्स पढ़ाए जाएंगे एंड लास्ट वन इज वुड्स फिटिंग रिएक्शंस के थ्रू हम बेंजीन को तैयार करेंगे। तो ये 5 मेथड हैं जिनकी मदद से बेंजीन को तैयार किया जाएगा और ये पांचों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन के बाद ना अब हम चलेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं ना वो किस तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स, बेंजीन के रिएक्शंस आपके सामने यहाँ पे एक मैंने जनरल पैटर्न बनाया है। इलेक्ट्रोफाइल्स अ स्पीशी विच लव्स इलेक्ट्रॉन, हम उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। सो बेंजीन के अंदर ना अब खास बात, ये टॉपिक आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के अंदर, कि इसमें ना डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो मुसलसल अपनी जगह को बदलते रहते हैं, उन्हें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होगी। लेकिन साथ ही साथ इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टेबल माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, होगा क्या कि इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन रिंग की तरफ माइल होगा, अब ये इस अमल में कामयाब होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को यूज करे, लेकिन थोड़ी देर बाद जिस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच होगा वहां से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन अंदर रिंग को दे दिए जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल ने यूज किए थे उसके बाइस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो इलेक्ट्रोफाइल करता क्या है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को जो कि उसकी स्टेबिलिटी का बाइस हैं उनको बाहर खींचता है, और जिसके बाइस बेंजीन अनस्टेबल हो जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर जाते हैं जिसके बाइस रिंग अनस्टेबल हो गई है, उसको दोबारा स्टेबल करने के लिए बेंजीन के स्ट्रक्चर में मौजूद हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स अंदर पूरे हो जाते हैं। सो एक प्लस स्पीशी आई और दूसरी प्लस स्पीशी गई। सो इसका नाम क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, डिटेल ना आपको डेफिनेटली रेलेवेंट टॉपिक में पढ़ाई जाएगी जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठाना है कि बेंजीन का जो रिएक्शन नेचर है ना वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टी, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और जिस जगह पर वो लगेगा उस जगह से H+ यानी कि इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा, प्लस स्पीशी को ही तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर प्लस है तो वो माइनस को पसंद करेगा। सो जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी बेंजीन की इलेक्ट्रोफाइल्स के गिर्द या इलेक्ट्रोफाइल्स के टुवर्ड क्या रिएक्टिविटी है उसमें आपको बताई जाएगी। स्टूडेंट, इस रेफरेंस में रह के फिर आपको रिएक्शंस पढ़ाए जाएंगे लाइक हैलोजिनेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में या इलेक्ट्रोफाइल की शक्ल में Cl+ आया है। सो Cl+ रिंग में अटैच होगा, हैलोजिनेशन किस तरह होगा डिटेल बताएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की शक्ल में NO2+ यानी नाइट्रोनियम ग्रुप आया है, सो नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रोनियम ग्रुप नाइट्रेशन। सल्फोनेशन, स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ SO3 इन अ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। डिटेल बताई जाएगी आपको। स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के नाम से आप पढ़ोगे, जिसमें क्या होगा, अगेन फ्रीडल क्राफ्ट आगे से दो तरह के हैं, अल्काइलेशंस एंड एसाइलेशंस। स्टूडेंट्स, अल्काइलेशंस एंड एसाइलेशन से क्या मुराद है जी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आर था, यहाँ पे जी RX होता क्या है कि ये R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे एसाइल, दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर आप नोटिस करो ना, ये तमाम स्पीशीज जो बेंजीन में इंट्रोड्यूस हो रही हैं ये सारी की सारी E+ हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। सो इन तमाम का पैटर्न यही होगा जो यहाँ आपको डिटेल से समझाया जाएगा। तो नाम क्या रखेंगे इसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेम्ड एज अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, अल्काइलेशन। एसाइल ग्रुप, इस ग्रुप को ना एसाइल बोलते हैं, एसाइलेशन।
जैसे कि ये इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। स्टूडेंट्स, इन रिएक्शंस के बाद आप रिएक्शंस पढ़ोगे इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। अभी तक जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो उसमें अगर आप नोटिस करो, रिंग वैसी की वैसी है, रिंग का जो आउटसाइड हिस्सा है वहां से ही रिएक्शन हो रहा है, वही इन्वॉल्व है। रिंग वैसी की वैसी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यानी ये वो तमाम रिएक्शंस हैं जिनमें रिंग शामिल नहीं हो रही, बल्कि रिंग के बाहर लगे हुए हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट यानी रिप्लेसमेंट के तौर पे। अब ऐसे रिएक्शंस पढ़ाए जाएंगे जिनमें बेंजीन की रिंग यानी कि बेंजीन के डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसकी स्टेबिलिटी का बाइस बनते हैं, वो खुद को भी रिएक्शन में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। सो अब आपको वो रिएक्शंस पढ़ाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसमें आपको फिर एडिशनल रिएक्शन यानी ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, चीजें इनमें ऐड होंगी। उनमें स्टूडेंट्स फिर एडिशनल रिएक्शंस पढ़ाए जाएंगे जिनमें सबसे पहले रिडक्शन, हेलोजिनेशन, कंबस्शन, ये सारे के सारे एडिशनल रिएक्शंस की ही टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, एडिशनल रिएक्शंस के बाद हम डील करेंगे ऑक्सीडेशनल रिएक्शंस को। ऑल्दो के कंबस्टन जो है वो ऑक्सीडेशन का ही टाइप है, आप इसको बेशक ऑक्सीडेशनल रिएक्शंस में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशनल रिएक्शन में बेसिकली हम कंबस्टन को ही पढ़ेंगे और आपको लिखना भी कंबस्टन को ऑक्सीडेशनल रिएक्शंस में ही चाहिए, और मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको एडिशनल रिएक्शन से खत्म करके ना ऑक्सीडेशनल रिएक्शंस में ही प्लेस कर दें। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशनल रिएक्शन में कंबस्टन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एंड ओजोनोलाइसिस जैसे टॉपिक डील किए जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम चलेंगे साइड चेन रिएक्शंस की तरफ, जिनमें बेंजीन रिंग पे लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट जिसे हम आर बोलते हैं वो शामिल होगा। स्टूडेंट्स, ये जो आर है हम इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब इस साइड चेन की वजह से रिएक्शन होगा और इस साइड चेन को इन्वॉल्व करने की वजह से जो रिएक्शन होगा ना, हम उसको बोलेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि आप चैप्टर 8 में ये बात पढ़ आए हैं कि जो रेडिकल्स होते हैं एक्चुअली ये अल्केन के डेरिवेटिव होते हैं, और अल्केन किस टाइप का रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सो स्टूडेंट्स, जब आप साइड चेन की बात करेंगे तो फिर एडिशन नहीं होगी, फिर क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन भी करवाई जाएगी, यानी आर की वजह से ऑक्सीडेशन। पहले तो आपको रिंग की वजह से करवाई जाएगी, अब साइड चेन की वजह से पढ़ाई जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलेंगे आखिरी टॉपिक की तरफ, विच इज कॉल्ड ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब ये दो तरह के हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन एंड मेटा डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है आपको मैं समझाता हूं। लेट्स से स्टूडेंट्स, मेरे पास बाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने वाले हैं। यानी क्या मुराद है बाई सब्स्टिट्यूशन से, आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं रिंग की फॉर्म में, और ग्रुप के ऊपर इन रिएक्शंस के बाइस जो कि हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन है, लेट्स से मैं यहां पे NO2 ग्रुप लगा देता हूं। तो स्टूडेंट्स, NO2 ग्रुप जब लग चुका है तो अब मैं दोबारा से अगर इसकी लेट्स से हैलोजिनेशन करवाता हूं यानी Cl+ को इंट्रोड्यूस करवाता हूं, सो अब Cl+ रिंग में किस पोजीशन पे जाके लगेगा उसका फैसला NO2 ने करना है। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो सेकंड Cl+ आएगा ना, अब जब ये रिंग में सब्स्टिट्यूट होगा तो नाम क्या रखेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, ये ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या होते हैं आपको मैं ये समझाता हूं। स्टूडेंट्स, आपने इसको समझने के लिए ना पहले एक मिसाल समझनी है कि अगर मेरे पास एक रिंग है, यहां पे हम बनाते हैं एक रिंग है। स्टूडेंट्स, अगर मैं रिंग को पुश करता हूं ऊपर से, तो रिंग ऊपर से पुश होने के बाद अपने आप को ऊपर से फ्लैट कर लेगी। जब रिंग ऊपर से फ्लैट होगी स्टूडेंट्स, तो उसकी जो नीचे वाली पोजीशन है वो इस तरह हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस रिंग को ऊपर की तरफ पुल करूं यानी ऊपर को खींचूं, तो उसकी शेप ऐसी होगी।
यानी ऐसी शेप रिंग की तब बनेगी जब उसको नीचे की तरफ पुश किया जाए, और ऐसी शेप तब बनेगी जब ऊपर की तरफ उसको पुल किया जाए। स्टूडेंट्स, यही फिनोमेना आपने याद रखना है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बात है स्टूडेंट्स, ये बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसी चीज अटैच है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीशी है वो नीचे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, जी इलेक्ट्रॉन्स पे भी स्टूडेंट्स क्या चार्ज है, माइनस। तो ऊपर मौजूद नेगेटिव चार्ज नीचे मौजूद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी, नीचे की तरफ रिपेल करेगी। स्टूडेंट्स, अगर नीचे की तरफ रिपेल करेगी तो हम कह सकते हैं रिंग जब नीचे की तरफ रिपेल होगी, नीचे की तरफ रिपेल होगी, उसकी शेप ऐसी हो जाएगी। यानी इन जगहों पे क्या चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, माइनस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे NO2 की जगह पे प्लेस करता हूं OH, तो स्टूडेंट्स O पे माइनस, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है 3.5, सो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा स्टूडेंट्स, माइनस। जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है ना, वो ये रोल प्ले कर रहा है और ऑक्सीजन नीचे रिंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को नीचे पुश कर रहा है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स की रिंग है ना, वो पुश होने की वजह से अपनी शक्ल को इस तरह कर लेगी। अब जो Cl+ आ रहा है, डेफिनेटली वो इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि प्लस को तो उन जगहों पे जाना है जिन पे क्या चार्ज है, माइनस। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कार्बन ये था जिसपे ऊपर OH लगा हुआ है। फर्स्ट कार्बन के रेफरेंस पे जो सेकंड कार्बन होते हैं हम उनको बोलते हैं ऑर्थो। स्टूडेंट्स, थर्ड कार्बन को बोलते हैं मेटा और फोर्थ कार्बन को बोलते हैं पैरा। जी स्टूडेंट्स, OH के होते हुए बेंजीन में मौजूद जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इस शक्ल में आएगा, और आने वाला जो इलेक्ट्रोपाइल है या तो वो यहां जाएगा, या वो यहां जाएगा, या वो यहां जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि OH ने आने वाले इलेक्ट्रोपाइल को डायरेक्शन किधर की दी, ऑर्थो की, और किधर की, पैरा की। सो OH जो है वो कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। सिमिलरली इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे NO2, स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे प्लस, यानी रिंग के ऊपर जो है ना उस पे प्लस है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, प्लस है, माइनस को ऊपर की तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन ऐसी हो जाएगी। यानी इन जगहों पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर करीब हैं। जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन्स करीब थे, सो इलेक्ट्रॉन्स के करीब होने से यहां माइनस, और यहां दूर थे तो यहां पे पॉजिटिव आ गया था। सिमिलरली अब यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोपाइल है डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो तो अब इन जगहों पे नहीं जाएगा, इन जगहों पे जाएगा। सो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मेटा। तो पता चला कि NO2 जो है ना वो कौन सा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। मेटा डायरेक्टर से मुराद क्या है जी, तो NO2 रिंग के होते हुए, यानी NO2 पे रिंग पे आपने देखा क्लोरीन मेटा पे आया। सो NO2 जो है स्टूडेंट्स वो कौन सा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है। OH जो है वो कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा। ये तो मैंने जस्ट एक एक एग्जांपल दी है डिटेल से, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, आपको इस टॉपिक में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आखिर में एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कंपैरिजन पढ़ेंगे। कंपैरिजन बिटवीन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक्स। सो उसके बाद ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई रियली होप स्टूडेंट्स चैप्टर 9 में आपने क्या क्या पढ़ना है, बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो आपके दिमाग में आ चुका है। अब वन बाय वन हम ड्यूरिंग लेक्चर्स इनको डाइसेक्ट करेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे, इनकी लॉजिक्स डिस्कस करेंगे
और इस तरह से हम चैप्टर को थोरोली पूरा करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।